सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SST विद जोगेंद्र शर्मा में। आज आपकी हिस्ट्री की क्लास है बच्चों, और हिस्ट्री की क्लास में जो आपका पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप लोगों को कुछ बता रखा है मैंने पहले ही, फिर भी थोड़ा सा बताते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति किन हालात में हुई थी। एक चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी कि क्रांति कभी भी किसी छोटी घटना के कारण नहीं होती। छोटी घटना का मतलब एक दिन की छोटी मोटी घटना के कारण नहीं होती, उसके पीछे लंबा इतिहास होता है, काफ़ी सालों का संघर्ष होता है वहाँ के समाज का, फिर जाके वो क्रांति का रूप लेती है। ऐसा ही फ्रांस में हुआ था। अब ये क्रांति 1789 में हुई है बच्चों। इसका मतलब ये नहीं कि 1789 में कोई ऐसी घटना हुई थी कि लोगों का गुस्सा वहाँ के प्रशासन के खिलाफ फैल गया, नहीं। एक्चुअल में वो गुस्सा तो पहले का ही था, पिछले कुछ सालों से ही उनके मन में कोई ज्वाला भड़क रही थी, जिसने 1789 में आके क्रांति का रूप लिया। अब देखते हैं किन हालात में। जैसे ही आप अपनी बुक को खोलते हो ना, पहले ही पेज के ऊपर आप देखना, आपको 1789 14 जुलाई 1789 के दिखाया जाएगा हालात की पेरिस शहर है, आतंक का माहौल है, सभी लोग डरे हुए। बेटा सामने देख ले रहे, ठीक है, आतंक का माहौल है, उधर राजा ने अपनी सेना शहर में बुला ली है, ठीक है, लोग भी उनसे लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये पहले पेज की पृष्ठभूमि है जो दिखा रही है क्रांति के दिन का। फिर उसके बाद आएगा आपका कि क्रांति किन हालात में शुरू हुई थी, उसके पीछे रीजन है। उसमें सबसे पहला है वहाँ की सामाजिक संरचना। क्या मतलब फ्रांस का समाज किस हिसाब से उस समय बटा हुआ था। फ्रांस का समाज देखो बच्चों, वहां पे 3 स्टेट में बांटा हुआ था वहां के समाज को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट में। अब तीनों में अलग अलग तरह के लोग कैटेगराइज कर रखे थे। आप लोगों को पता है फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग शामिल थे? जितने भी वहां चर्च थे उनके जितने पादरी थे वो फर्स्ट स्टेट में। जो रॉयल फैमिलीज, कुलीन परिवार बोलते हैं, जिनके पास अच्छी खासी जमीन थी, वो इस वर्ग में थे। बाकी सब जितने बच गए आपके, मतलब मजदूर, किसान, जमींदार, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, इंजीनियर, वो सब किस में आ गए? थर्ड स्टेट में। और जो ये क्रांति हुई थी ना, इस सामाजिक संरचना की अव्यवस्था के कारण हुई थी। अव्यवस्था इस संरचना में सबसे बड़ी थी टैक्स की, क्योंकि यहाँ पे टैक्स लिया जाता था ना, वो इस वर्ग के और इस वर्ग को विशेष अधिकार दे रखा जन्म से ही, कि अगर आप फर्स्ट स्टेट में पैदा होते हो, सेकंड स्टेट में पैदा होते हो ना, तो आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। हाँ, थर्ड स्टेट के लोग टैक्स देंगे। अब एक चीज़ देखो, जो यहाँ की जनसंख्या थी उसका लगभग 90% लोग थर्ड स्टेट से थे, और ये तो बहुत थोड़े से थे। और जमीन देखो, जमीन बांट रखी ना, वो 60% जमीन इनके पास और 40% इनके पास। मतलब जो आदमी ज्यादा है उनके पास थोड़ी जमीन, और जो थोड़े आदमी है उनके पास है ज्यादा जमीन। एक तो डबल सिस्टम उल्टा वो भी। और तीसरा, इनके पास जमीन भी कम, आदमी भी ज्यादा और टैक्स भी दें। इनके पास जमीन भी ज्यादा, आदमी भी थोड़े, टैक्स भी नहीं देंगे। तो सामाजिक संरचना में तो गड़बड़ है ही। अब लोग इस व्यवस्था से पूर्ण रूप से परेशान थे। और एक बहुत ही घटिया व्यवस्था और क्या थी समाज की, अगर वहाँ के राजा को आप थोड़ा मोटा पैसा दे दो तो आपको वो अपडेट करके रॉयल फैमिलीज में शामिल कर देंगे, फिर आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ये और एक खराब व्यवस्था थी। इसी व्यवस्था ने रूप ले लिया क्रांति का। कैसे लिया वो बताता हूँ। 1774 की बात है, लुई 16वां वहाँ का सम्राट बनता है। ये लुई परिवार था, लुई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे राज करते गए। लुई 14वां, 15वां, 16वां, लुई 16वां का नंबर आ गया। और जो ये वंश था ना, उसका नाम था ब्रूवो। ये ब्रूवो वंश का राजा था। इसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी एंटियोनेट, उसके साथ शादी कर रखी थी। 20 साल की उम्र में लगभग ये राजा बन गया था। अब ये जैसे ही राजा बनता है, ये देखता है कि फ्रांस का सारा खजाना खाली पड़ा है। अब खजाना खाली होने के पीछे रीजन, एक तो इससे पहले जो राजा हुए उन्होंने सारी दौलत शोहरत को बड़े बड़े दरबार बनाने, उनको सजाने में, अपने महल तैयार करने में, ठीक है, फिर विदेशों के साथ, दूसरे देशों के साथ युद्धों में इतना पैसा खराब कर दिया कि उनका सारा खजाना क्या हो गया? खाली। ठीक है। एक समय ऐसा था जब फ्रांस ने ना अमेरिका के ऊपर कब्जा कर रखा था, ठीक। फिर क्या हुआ, उस अमेरिका के ऊपर कब्जा फ्रांस का था, ब्रिटेन ने फ्रांस को पीटा, वहां से भगा दिया और अमेरिका के ऊपर क्या कर लिया? कब्जा। अब फ्रांस के तो दिमाग में ये है ना कि तुम्हारे हाथ में आया वो अमेरिका निकल गया, लेकिन अब उसका ब्रिटेन पे जोर नहीं चल रहा, क्योंकि ब्रिटेन इनसे ताकतवर देश था। ब्रिटेन से वो बदला लेने की सोच रहा था।
अब इसने क्या कहा अमेरिका को कि हम मिलकर क्या करते हैं, ब्रिटेन के साथ लड़ाई लड़ते हैं। भी हम डायरेक्ट अकेले तो इसको नहीं पीट सकते, दोनों मिलके ब्रिटेन को हराते हैं। तो उस लड़ाई में इसने और पैसा खराब कर दिया। तो कुल मिला के लगभग यहाँ की मुद्रा थी लिव्रे। क्या थी? तो ये लिव्रे मुद्रा थी, 10 अरब लिव्रे इसके ऊपर कर्जा हो गया। अब इतना कर्जा होने के बावजूद अब राजा ने सोचा भी ये कर्जा है ये कहाँ से उतारा जाए। ऊपर से सेना के ऊपर भी खर्चा था, विदेशियों के साथ इनकी बनती नहीं थी, वहाँ लड़ाइयाँ होती थी, अपने खुद के खर्चे थे। अब ये खर्चे इनके इतने हो गए, उनको भरने के लिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना टैक्स बढ़ा दिया जाए। जब उन्होंने टैक्स बढ़ाने की सोची ना, उस वक्त वहाँ क्या माहौल था मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये लगभग जब ये क्रांति हुई ना, उससे थोड़े दिन पहले की बात है, जब इसको 13-14 साल राज करते हो गए थे। तब 1700 इस लड़ाई से लगभग 1 साल पहले की बात है। वहाँ पे बुरा अकाल पड़ा, ठीक है, ओले वगैरह, फसल खराब। अब भाई फसल खराब हो गई तो सीधी बात है कुछ तो फसल नहीं, ऊपर से कुछ हुई, उस पर टैक्स देना पड़ गया। लोगों के पास नहीं बचा कुछ भी, किसानों के पास। अब जब फसल खराब होगी तो मार्केट में अनाज नहीं आएगा, मार्केट में अनाज नहीं आएगा तो अनाज की कमी होगी, ब्रेड बटर की कमी हो गई, कीमतें बढ़ गई हद से ज़्यादा। जो 10 रुपये की रोटी मिलती थी ना, एक डबल रोटी, वो 70-80 रुपये की हो गई। 5 रुपये का दूध है वो 40-50 रुपये का हो गया। आम आदमी के बस की बात ही नहीं रही खाना। वो बुरी तरह परेशान हो चुके थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। भूखमरी इतनी भयंकर फैल गई, महंगाई और भूखमरी चरम सीमा पे। फिर राजा ने सोचा अपने खर्चे पूरे करने के लिए कि टैक्स बढ़ाया जाए। पर राजा कभी भी टैक्स डायरेक्टली नहीं बढ़ाता था, ठीक है। वो पहले एक मीटिंग लेता था स्टेट असेंबली की। स्टेट असेंबली वहाँ होती थी, उसका मतलब होता था, मतलब यहाँ से तीनों स्टेट से आदमी निकाले गए। यहाँ से कितने निकाले? यहाँ से 600 आदमियों का ग्रुप, इनका 300 इनका, मतलब 12 से लोगों के साथ मीटिंग की राजा ने, और उसमें फैसला लेने की कि टैक्स बढ़ाए जाएं या नहीं। इनकी वोटिंग करवाई राजा ने, ठीक है। इनका एक वोट, इनका एक वोट और इनका एक वोट। अब भाई इन्होंने भी हाँ भर दी, इनको कोई टैक्स थोड़ी देना था, इन्होंने भी हाँ भर दी क्योंकि इनको भी टैक्स नहीं देना था। इन्होंने मना कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ कि 2 आदमी हाँ भर रहे हैं, एक मना कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेट ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई हमारा एक वोट क्यों है, जब 300 का एक वोट तो 600 के 2 वोट। लेकिन राजा नहीं माना, राजा ने इनको वहाँ से भगा दिया। अब ये जैसे ही बाहर आए, इनको राजा के इरादे साफ स्पष्ट पता चल गए थे कि अब राजा टैक्स बढ़ाएगा। उधर इस दौरान ये जो थर्ड स्टेट था, इसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, कुछ ऐसे थे जिनका बिजनेस ठीक ठाक चल गया, कुछ ऐसे थे जो बड़े होकर ऑफिसर बन गए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ऑफिसर बन गए। तो वो वर्ग, एक नया वर्ग तैयार हो गया जो गरीब तो था लेकिन अब गरीबी रेखा से वो ऊपर आ गया था। पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग तैयार हो गया, वो अवेयर थे, अधिकारों के बारे में जागरूक थे। इन्होंने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया और इन्होंने बाकी लोगों का साथ लिया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, क्यों ना हम मिलकर लड़ाई लड़ें और एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया जाए। राजतंत्र तो मतलब राजा का तंत्र, रहे तो देश में राजा का, लेकिन वो संवैधानिक कानून के दायरे में। राजा की शक्तियां सीमित करो। ये निरंकुश राजा था। निरंकुश मतलब जिसके ऊपर किसी की रोक टोक न हो। मन में आए कानून पास किया, हाँ भर दी तो हाँ, मना कर दिया तो मना, कोई बात को मोड़ता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे राजा बनाया जाएगा जो संविधान के अंडर में हो, जिसकी शक्तियां सीमित हो, जो गलत करे तो उसको बदला जा सके। तो ये मध्यम वर्ग ने एक आवाज़ उठानी शुरू की। फिर इन्होंने क्या किया, लगभग 20 जुलाई के आसपास की बात है, 1789, ये एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे इकट्ठे हुए 8-7 हज़ार आदमी, और इन्होंने फैसला किया कि एक तो हमें ये स्टेट असेंबली को ख़त्म करके नेशनल असेंबली बनाएंगे, उसमें जो सदस्य होंगे वो हम वोटों द्वारा चुनेंगे तब बनेंगे। दूसरा, जो इनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं वो ख़त्म करेंगे, टैक्स या तो सबसे या किसी से नहीं। तीसरा, जो चर्च के पास जो ज़मीन है वो सारी सरकार को दी जाए। बिना काम में ज़मीन दे रखी है, भाई किसान है, वहाँ खेती बाड़ी हो, सरकारी काम हो वहाँ, तो कुछ फ़ायदा है देश को। चर्च को ज़मीन दे रखी है, उसके ऊपर कोई पैदावार नहीं, कोई काम नहीं, खराब करे ये। और फिर राजा की शक्तियाँ कम की जाएँ।
ऐसा फैसला उन्होंने लिया कि ये चीज़ हमारी होनी चाहिए, ये डिमांड उन्होंने रख दी। अब ये था, फिर ये लगभग अगस्त की बात आती है। अगस्त में एक अफवाह फैलती है कि राजा ने अपनी सेना शहर में बुला ली, कि राजा ने अपनी सेना शहर में बुलाई है और जो जो राजा का विरोध कर रहा है राजा उसको गोली मारेगा। दूसरी अफवाह फैल गई कि जो सैनिक है वो जो फसल खड़ी है बिल्कुल तैयार कटने को उसमें आग लगाएंगे। और तीसरी आई कि राजा ने जो गोदामों में जो अनाज रख रखा है ना उसको भी जलाएगा। मतलब ऐसी अफवाहें फैल गई, उनको लगा यार पहले ही भूख मरी है, पहले ही रोजी रोटी नहीं है, फसल भी जल जाएगी, गोदामों का अनाज भी जल जाएगा, तो खाएंगे क्या। ये बात सुन के वो आग बबूला हो गए बुरी तरह, और इन्होंने हमले की तैयारी कर ली। सबसे पहले इन्होंने हमला किया कहाँ पे, बास्तिल के किले पे। कहाँ पे, कि यहाँ हमला किया जाए, क्योंकि ये पहले किला होता था राजा का, अब इसको जेल बना दिया गया था कि जेल है तो जेल में कम से कम हथियार गोला बारूद मिलेगा, तो सेना जो राजा की आ रही है उससे लड़ने के लिए कुछ हथियार हो जाएंगे। तो उन्होंने बास्तिल के किले को तोड़ दिया, यहाँ कैदी थे उनको भगा दिया, कुछ असला बारूद मिला वो ले लिया, और पूरे शहर में जहाँ जहाँ मिले आग लगाते गए और तबाही बर्बादी करते ये चल दिए। अब भाई लुई सोलवा ने सोचा कि मामला तो उल्टा हो गया, तो क्यों न जो तूने फैसले लिए वो वापस लिए जाएं। लोगों की नाराजगी को देखते हुए, समय की नज़ाकत को देखते हुए उसने कह दिया कि मैंने तुम्हारी मांगे मान ली, लेकिन तमाशा बंद करो। अब इसने मान लिया कि हम एक संविधान बना देंगे। इनकी मांगों को मानते हुए इसने 1791 में एक संविधान बना दिया। इस संविधान में संवैधानिक सरकार बना दी गई, ठीक है, एक असेंबली बना दी गई जिसमें 745 सदस्य थे। ये 745 सदस्य, लेकिन इन्होंने देखो क्या व्यवस्था की, कितने चतुर था लुई सोलवा। असेंबली भी बना दी, संविधान भी बना दिया, सदस्य भी ले लिए, लेकिन ये सारे सदस्य यहाँ से और यहाँ के वो आदमी लिए जो पढ़े लिखे थे, जो पढ़े लिखे आदमी थे ना उनको ले लिया। और फिर वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार किसको दिया कि जो आदमी 25 साल से ज़्यादा है, जो आदमी 25 साल से ज़्यादा है, दूसरा शिक्षित है, तीसरा जो महीने में जो पैसा कमाता है, वहीं खड़ा रहे बेटा, जो महीने में पैसा कमाता है वो अपनी अपनी इनकम का 3 दिन की इनकम टैक्स के रूप में देता हो। अगर ये कंडीशन है, मतलब टैक्स देता हो कौन सा, 3 दिन की सैलरी। महिलाओं को कोई वोट डालने का अधिकार नहीं, ठीक है, वहीं खड़ा रहे बेटा, देखता रहिए। तो ये 3-4 चीज़ें कंडीशन लगा दी। अब भाई सारी लेडीज़ वोटिंग से बाहर, 25 साल से छोटे वोटिंग से बाहर, अनपढ़ लोग वोटिंग से बाहर, और जो टैक्स नहीं देते हैं वो लोग वोटिंग से बाहर। तो गिने चुने लोगों को छोड़ दिया। तो इन्होंने सोचा भाई सारा सिस्टम भी हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये वर्ग फिर वापस नाराज, थर्ड स्टेट। अब इस दौरान क्या होता है कि इस मध्यम और गरीब वर्ग का एक मसीहा बन के आता है रोबिस्पियर। एक शख्स था जिसका नाम था रोबिस्पियर, वो आगे आता है। वो अपने साथ अपने ग्रुप में किन को लेता है, जो मजदूर थे उनको, जो कारीगर थे उनको, छोटे किसान थे उनको, और अपना पूरा ग्रुप बना लेता है। कहता है कि तुम्हारे अधिकारों के लिए हमें लड़ेंगे, तुम मेरा साथ दो। अपना ड्रेस कोड फिक्स करता है, मतलब धारियों वाली पैंट पहनना, लाल कलर की टोपी पहनना, अपने गीत लिखना, ठीक है। एक मर्सीलेस गीत गाया जाता था उस वक्त उनके लिए, ठीक है, अपने देश के लिए मर्सीलेस गीत गाते थे जो बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बना, ठीक है। अब लोगों ने इसका पूरा साथ दिया, तो इसने लोगों के साथ का क्या फायदा उठाया कि एक दिन इसने 1792 की बात है, इसने राजमहल के ऊपर हमला करवा दिया, लुई सोलवा के महल पे ऊपर, और लुई सोलवा और उसकी पत्नी दोनों को कैद कर लिया, बंदी बना लिया। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया कि इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है,
तुम लोगों के साथ ऐसा किया वैसा किया, लोगों को भड़का के पूर्ण रूप से इसको फांसी की सजा तक दिलवा दी। 1792 में लुई 16वां की फांसी दे दी जाती है और ये बन जाता है फ्रांस का सम्राट। हाँ, रोबिस्फियर। अब रोबिस्फियर भाई इनको थोड़ी पता था कि रोबिस्फियर कितना क्रूर आदमी है। ये तो चाह रहा था कि लुई 16वां एक बार इसका पत्ता कटे और फिर मैं एकदम निरंकुश राजा बनूं। ये खुद निरंकुश राजा बन गया भाई। और इसकी तानाशाही इतनी बुरी थी कि इसने गुलेटिन बना रखा। कैसे? इधर एक डंडा इधर एक डंडा, बड़ा सा लकड़ी का फ्रेम, ठीक है। उसके यहाँ एक चारपाई मतलब कोई फट्टा लगा रखा है लेटने के लिए। यहाँ एक लोहे की मेटल लगा रखी, बहुत तेज हथियार धारदार, ठीक है। इस पे यहाँ रस्सी बांध रखी और एक आदमी उसके हाथ में रस्सी, मतलब रस्सी से उसको खींच रखा मेटल को कि जैसे ही वो रस्सी को छोड़े और वो मेटल का सीधी नीचे और बिल्कुल वो फरसे के ऊपर। जिसको फांसी देनी होती उसको यहाँ लटका दे, मारना होता उसको यहाँ लटका देता, सुला देता और ऊपर से इस मेटल को छोड़ देता। रही आके गर्दन अलग, गर्दन अलग धड़ अलग, मतलब ऐसा कानून बना दिया। इस कानून को जिसने भी तोड़ा सीधा गुलेटिन में। भाई लोगों को इतना आतंक फैल गया, इतना भय फैल गया कि 1793 से 94 ये आतंक का काल बन गया। आतंक, इतना बुरा आतंक फैल गया कि लोग डरने लगे कि इससे तो लुई 16वां ही ठीक था। लेकिन भाई ये तानाशाही कितने दिन चलेगी? लोग परेशान बुरी तरह। एक दिन इसने अपने बनाए कानून को ही तोड़ दिया गलती से। कोई कानून बना रखा था, वो कानून इसी से टूट गया। लोगों ने कहा भी चलो अब नंबर 13, भाई जो कानून तोड़ेगा बुलेटिन। जबरदस्ती इसी को बुलेटिन पे चढ़ा दिया, गर्दन अलग। अब भाई 1794 में इसको मार दिया गया। 1794 से लेकर 98 तक ये वो समय था जब यहाँ कोई सम्राट नहीं था। समाज को संभालने के लिए वापिस थर्ड स्टेट के वो पढ़े लिखे लोग जो थोड़े से शिक्षित थे, ऊपर थे, समझदार थे, कुछ एजुकेटिव ऑफिसर टाइप के थे, उनमें से वोटिंग करके 5 आदमियों को छांट लिया कि देश को संभालने का जिम्मा तुम्हारा। वो देश के लिए कानून बनाते, देश की व्यवस्था को संभालते। मध्यम वर्ग के हाथों में बागडोर आ चुकी थी। लेकिन भाई 5 आदमी हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच कंट्रावर्सी होनी तय थी। तो उनके बीच कभी ना कभी कंट्रावर्सी हुई, मतभेद होते गए, अव्यवस्था फैलती गई। इस अव्यवस्था का फायदा उठाया किसने? नेपोलियन ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। ये आर्मी में था, आर्मी में अच्छी खासी पोस्ट पे था। इसने वहाँ रहते हुए समाज के अंदर मिला घुला, वहाँ के लोगों को समझा, अपनी छवि बनाई और अपने आप को मसीहा मानने लगा। ये कहने लगा मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, मैं तुम्हारा इनसे सबसे पीछा छुड़ा दूंगा, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बातों में लेके और फ्रांस के ऊपर क्या कर लिया? कब्जा। हाँ, नाम इसका नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो ये 1798 में इसने फ्रांस के ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा कर रखा था। लेकिन इसने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं सम्राट हूँ, चलती इसी की थी फ्रांस में। फिर 98 के बाद जैसे इसको लगा कि फ्रांस पे कब्जा हो गया है, इसने फ्रांस के साइड वाला राज्य जीता, राष्ट्र, फिर इधर वाला राष्ट्र जीता, फिर इधर वाला दाएं बाएं जीता। इसने 39 राष्ट्रों को जीत लिया भाई। आस पड़ोस के 39 राष्ट्रों को जीत लिया फ्रांस के अलावा। तो भाई इसका कारनामा जारी रहा। 1804 तक इसने बहुत से स्टेट को जीत लिया था, 12-15 स्टेट जीत चुका था ये उस टाइम तक, 1804 तक। फिर इसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया कि मैं फ्रांस का सम्राट हूं, और अपनी लड़ाइयां जारी रखी। ये लड़ाइयां जारी रखी। इसने पहली लड़ाई हालांकि 1812 में आ रहा था, उससे पहले इसकी एक भी लड़ाई नहीं आ रही थी इसने, ठीक है। फिर 1815 में इसकी आखिरी लड़ाई थी, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध हुआ था, 4 राष्ट्र मिले थे, पर्सा और वो ऑस्ट्रिया, ठीक है, 2 देश और थे। उन्होंने मिलके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, 4 राष्ट्रों ने। तब नेपोलियन बोनापार्ट को हरा, क्योंकि उनको ये लगा था ना ये तो ऐसे ऐसे पूरे यूरोप पे कब्जा कर लेगा। तो जो 4 देश जिनको खतरा था कि तुम्हारा भी नंबर आने वाला, उन चारों ने मिलकर इसको हराया। वाटरलू की लड़ाई कही, जिसको वर्साय की संधि के साथ खत्म किया गया था, ठीक है। वर्साय की संधि की कि जो
नेपोलियन बोनापार्ट ने जितने भी स्टेट जीत रखे हैं ना, वो वापिस इसे छीन लिए गए, वापिस अपनी जगह छोड़ दिए गए। फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट से छीन लिया गया और फ्रांस की बागडोर किसके हाथ में दे दी? वापिस से जो आपका कहाँ गया, लुई 16वां, ये रहा लुई 16वां का जो परिवार था ना, बुर्बो वंश, इसका ही कोई बेटा या पोता आया होगा, उसके अंडर में फ्रांस को छोड़ दिया कि ले भी फ्रांस यहाँ तेरे दादा परदादा से लिया गया था, वापिस तुम्हें ही दे दिया गया। वापिस 3 स्टेट बना दिए गए। उसी ढर्रे पे जहाँ से फ्रांस निकला था वापिस कहाँ गया? वही। मतलब देखो, हालांकि फ्रांस ने क्रांति की, संघर्ष किया, लोकतंत्र भी बनाया, राजतंत्र हटा के, अपना जो इरादा था वो तो एक बार तो पूरा किया, चलो वापिस उसी सिस्टम पे आ गए, वो कोई बात नहीं। लेकिन एक बार के लिए फ्रांस में जो राष्ट्रवाद जागा, उसने पूरे यूरोप में लहर ला दी कि फ्रांस अगर ऐसा कर सकता है तो हमें क्यों नहीं। तो इसको देखते देखते पूरे यूरोप में क्रांतियां फैल गई, सब राष्ट्रवाद से आने लगे, सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ गई। तो इनके ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी जोसेफ मैत्सिनी की थी कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। मतलब जो काम फ्रांस ने कर दिया ना, वो फिर सारे देश करेंगे। मतलब एक फ्रांस ने राष्ट्रवाद की भावना पैदा की थी, पूरे यूरोप में फैल गई। तो ये आपका चैप्टर था, कहाँ से फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई, कहाँ क्या उनका इरादा था, वो इरादा उनका पूरा हुआ, वापिस उसी सिस्टम पे आया जहाँ से वो चला। क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट हो तो होगा? चलो, थैंक यू।